वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS 504 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से MCQs भी आते हैं और क्वेश्चन एंड आंसर भी। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले ये कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो क्या है। आर्किटेक्चर जो होता है वो जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एक सिस्टम का। जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है एक सिस्टम का, वो रिप्रेजेंट करता है डिज़ाइन डिसीशंस जो कि रिलेट करते हैं ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर के साथ और जो बिहेवियर है। आर्किटेक्चरल एट्रीब्यूट की हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को लाजमी तौर पर एड्रेस करना चाहिए नॉन फंक्शनल और इसी के साथ साथ जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की, जिसके अंदर शामिल है परफॉर्मेंस भी, सिक्योरिटी भी, सेफ्टी भी, अवेलेबिलिटी और इसके अलावा मेंटेनेबिलिटी भी आ जाती है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन प्रोसेस की बात करते हैं अगर हम, किसी भी दूसरी डिज़ाइन एक्टिविटी की तरह जो डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का वो एक क्रिएटिव और आइटरेटिव प्रोसेस है और इसमें शामिल है परफॉर्म करना कई सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, नॉट नेसेसरीली तौर पे किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर या सीक्वेंस के अंदर। आर्किटेक्चरल व्यूज़ की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिफ़ाइन करता है हाई लेवल स्ट्रक्चर जो है सॉफ्टवेयर का, रखते हुए आपस में एक जो नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स हैं एक ऑर्गेनाइज फैशन के अंदर। किसी भी सिस्टम के अंदर सब सिस्टम जो है उनको ज़रूरत होती है कि वो एक्सचेंज करें इंफॉर्मेशन और डेटा। रेफरेंस आर्किटेक्चर्स की हम बात करते हैं तो ये जो एक फ़िज़िकल आर्किटेक्चर नहीं होता, ये सिर्फ जो है वो एक रेफरेंस के तौर पर होता है। किस लिए होता है? डिफ़ाइन करने के लिए प्रोटोकॉल और इसके अलावा डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना सिस्टम जिनको डेवलप किया डिफरेंट पार्टीज़ ने। और डिज़ाइन पैटर्न डिफ़ाइन, यानी इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन है कम्युनिकेटिंग ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस जो कि कस्टमाइज़ होती है ताकि सॉल्व किया जाए जनरल डिज़ाइन एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो कॉन्सेप्ट है डिज़ाइन पैटर्न का वो कोई नया नहीं है। हम जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ़ सिमिलर परसिट्स जो है हिस्ट्री के अंदर प्रोग्राम डिज़ाइनिंग की और जो राइटिंग है। और जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है वो एक लाइब्रेरी है रीयूजेबल कंपोनेंट की, जिसको प्रोवाइड किया C++ कंपाइलर्स की तरफ से प्रोवाइड किया गया। स्मॉल टॉक जो कि पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसके अंदर, जिसके अंदर ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो यूज़ हुए इम्प्लीमेंट करने में। इसका जो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न होता है और जो मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न है वो बेस करता था ऑब्जर्वर पैटर्न के ऊपर। नाउ दी मोटिवेशन, ये प्रोवाइड करता है कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है पार्टीशनिंग करने की एक सिस्टम की एक कलेक्शन ऑफ कोऑपरेटिंग क्लासेस के अंदर जो कि होती है नीट के अंदर कि मेंटेन किया जाए कंसिस्टेंसी रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स के साथ। इंटेंट की हम बात करते हैं तो ये इंश्योर करता है कि एक क्लास जो है उसके पास सिर्फ एक ही इंस्टेंस भी है और वो प्रोवाइड करता है ग्लोबल पॉइंट उसको एक्सेस करने के लिए। फैसाड पैटर्न की हम बात करें जिसको फसाद भी कहते हैं, इंटेंट की को हम देखते हैं तो ये प्रोवाइड करता है एक यूनिफाइड इंटरफेस जो एक सेट ऑफ इंटरफेसेस की तरफ इंटरफेसेस को एक सब सिस्टम के अंदर। और फैसाड को डिफ़ाइन किया जाता है एज अ हायर लेवल इंटरफेस जो कि बनाता है सब सिस्टम को ईजियर टू यूज़, यानी कि आसान बना देता है उनका यूज़। और मेंटेनेबल कोड की हम बात करते हैं तो फाउलर का कहना है, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तरीन बात इन्होंने कही है, कि एनी फूल कैन राइट कोड दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। गुड प्रोग्रामर्स राइट कोड दैट ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, यानी कि कोई भी फूल जो है, बेवकूफ़ सा शख्स जो है वो कोड लिख सकता है जो कंप्यूटर को समझ में आ सकता है, लेकिन अच्छे प्रोग्रामर जो है वो ऐसे कोड लिखते हैं जो कि ह्यूमंस जो है अंडरस्टैंड कर सकें, ह्यूमंस जो है ज़ाहिर बातें समझ सकें। ये कहना है फाउलर का। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि ज़ाहिर बात है कोड जो है वर्क करता है, बल्कि इम्पॉर्टेंट ये कि ऐसा कोड भी लिखा जाए जो कि वर्क भी ना सिर्फ करे बल्कि इजी टू अंडरस्टैंड भी हो, ताकि ऐसे कोड को फिर मेंटेन किया जाए। तो इस तरीके से कोडिंग करनी चाहिए कि ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर के ऊपर वर्क हो जाए बल्कि
उसको अंडरस्टैंड भी किया जाए ताकि आगे उसको फिर मेंटेन भी किया जा सके। सो सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड की हम बात करें तो मेंटेनेंस के पर्सपेक्टिव से जो हमें ज़रूरत होता है वो ये है कि कहलाता है सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड, और एक ऐसा कोड होता है जो कि ख़ुद को ही एक्सप्लेन कर देता है बगैर किसी कमेंट्स के और कोई एक्सट्रेनियस डॉक्यूमेंट वगैरह के, यानी कि ख़ुद से ही पता चल जाता है कि ये कोड जो है वो क्या है, आखिर किस तरह का ये कोड है। और नेमिंग कन्वेंशंस की हम बात करते हैं तो हंगेरियन नोटेशन जो है इसको फर्स्ट तौर पे पहली बार डिस्कस किया चार्ल्स सिमियोनी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थे, और ये एक वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है जिसके अंदर शामिल है इन्फॉर्मेशन जो है वेरिएबल्स के बारे में उसके नाम के अंदर। सो नेम्स जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेथड्स और फंक्शन वो होने चाहिए वर्ब्स, और लिखा जाए उनको मिक्स केस जो कि स्टार्ट होते हैं लोअर केस के साथ। सो क्लासेस को डिक्लेयर करना चाहिए इंडिविजुअल हेडर फाइल्स के अंदर विद फाइल्स जिनके नेम जो है मैच कर रहे हैं क्लास नेम को, और सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस को डिक्लेयर किया जा सकता है एज इनर क्लासेस, और रिज़ाइड होना फाइल के अंदर क्लास के जिससे वो बिलोंग करें, और तमाम जो डेफिनेशन है वो रिज़ाइड करें सोर्स फाइल के अंदर। सो क्लासेस एंड इंटरफेसेस की हम बात करते हैं तो क्लास और इंटरफेस डिक्लेरेशन जो है वो रिकग्नाइज होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि क्लास या इंटरफेस का डॉक्यूमेंटेशन या फिर क्लास या इंटरफेस स्टेटमेंट, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर और जो मेथड्स हैं। वेरिएबल्स की हम बात करते हैं तो वेरिएबल्स जो है वो इनिशियलाइज होने चाहिए जहाँ पर उनको डिक्लेयर किया जाता है, और उनको डिक्लेयर होना चाहिए स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल के अंदर। और क्लास वेरिएबल को कभी भी डिक्लेयर नहीं होना चाहिए पब्लिक, और जो कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन का वो वायलेट होता है पब्लिक वेरिएबल्स के ज़रिए। कमेंट्स की हम बात करते हैं तो जाहिर बात है कमेंट्स दी जाती हैं ताकि कोड को जो है वो समझा जा सके, कोड को जो है जो भी अब एक ने कोडिंग की प्रोग्रामर ने, लेकिन दूसरे जो प्रोग्रामर्स हैं उनको समझने के लिए कोड को जाहिर बात है कमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो कमेंट इसीलिए की जाती है ताकि सोर्स कोड को ईजियर बनाया जाए ह्यूमंस के लिए कि वो अंडरस्टैंड कर सकें। सो रीयूजेबिलिटी जो है वन ऑफ द प्राइम रीजंस में से है जो कि बनाया जाए फंक्शन को, और ये जो है सिर्फ एक ओनली रीज़न नहीं है, मॉड्यूलरिटी भी इक्वल कंसर्न है, और फंक्शन को ब्रोकन होना चाहिए स्मॉल पीसेस के अंदर, इवन के वो जो पीस हैं वो रीयूज़ नहीं भी होते। सो पोर्टेबिलिटी की हम बात करते हैं तो बहुत सी एप्लीकेशंस जो है उनको ज़रूरत होती है पोर्ट होने की बहुत से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और ये बात भी आपने मतलब ये हैंडआउट में बात आ चुकी है कि बहुत हार्ड होता है कि लिखा जाए एरर फ्री एफिशिएंट और मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। सो अगर मेजर रीवर्क रिक्वायर्ड होगा पोर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम जो कि लिखा गया एक एनवायरनमेंट के लिए उससे दूसरी तक, सो उससे प्रोबेबली तौर पे ज़ाहिर बात है वो कोई लो कॉस्ट के ऊपर नहीं होगा, ज़ाहिर बात है फिर कॉस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जाएगा। तो अगर बहुत ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड है रीवर्क रिक्वायर्ड है कि पोर्ट किया जाए एक प्रोग्राम जिसको एक एनवायरनमेंट के लिए लिखा गया था दूसरे तक के लिए, तो वो जो है प्रोबेबली तौर पे ज़ाहिर बात है वो लो कॉस्ट के ऊपर नहीं, उसकी कॉस्ट के अंदर इजाफा होगा। और जो इजाफा होना है इमेजिनरी एरर फ्लैग के अंदर वो सिंपली तौर पे खिलाया जाता है रेजिंग या फिर थ्रोइंग एन एरर। सो जब एक एरर को जो है थ्रो किया जाता है सो ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड जो है ओवरऑल सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है कैच करते हुए एरर को। सो जब एक एरर को थ्रो किया जाता है तो ओवरऑल जो सिस्टम होता है वो रिस्पॉन्ड करता है कैच करते हुए एरर को। अब अगर हम डिफेक्ट की बात करते हैं सो डिफेक्ट्स आते हैं कई सारे। डिफेक्ट्स असल में है क्या, वेरिएंस होता है डिफेक्ट का आना, यानी कि वेरिएंस होता है जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एट्रीब्यूट है, जो कुछ डिज़ायर्ड है ज़ाहिर बात है जो एट्रीब्यूट्स डिज़ायर हैं उससे हट के जो चीज़ होगी ज़ाहिर बात है उसी को हम डिफेक्ट्स कहेंगे। और ये जो एट्रीब्यूट्स होते हैं इसमें शामिल है सिस्टम स्पेसिफिकेशन भी आ जाती है और जो यूज़र की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इन दोनों से हट के ज़ाहिर बात है जो कुछ होगा वो डिफेक्ट के अंदर आ जाएगा।
सॉफ्टवेयर एंड डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो जाहिर बात है सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस चीज़ को सीखा जाए कि कैसे डिस्कवर करें डिफेक्ट को सही स्टेज के ऊपर, ताकि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को जाहिर बात है बेहतर बनाया जा सके। इसी वजह से सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशंस को ज़रूरी होता है कि वेरीफाई किया जाए, इसी के साथ साथ वैलिडेट किया जाए सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए। एक सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है, ट्राई करता है ब्रेक करे सिस्टम को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि शो करना प्रेजेंस जो है डिफेक्ट की, ना कि उसकी एब्सेंस को शो करना। टेस्ट केसेस एंड टेस्ट डेटा की हम बात करते हैं तो टेस्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ज़रूरी होता है कि जनरेट किया जाए टेस्ट केसेस और टेस्ट डेटा जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशन के अंदर। डेवलपमेंट टीम जो होती है वो शामिल होती है एनालिसिस के अंदर, डिज़ाइन के अंदर, और जो कोडिंग एक्टिविटीज़ होती है। इक्विवेलेंस क्लासेस जो है वो हेल्प करती हैं आपको डिज़ाइन करने में टेस्ट केसेस के टेस्ट किया जाए जो सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस है और जो उसकी एफिशिएंसी है, उन दोनों को। फ्लो ग्राफ नोटेशन की हम बात करते हैं तो इसको यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए जो फ्लो है डेटा का, इसीलिए इसको फ्लो ग्राफ नोटेशन कहते हैं। यूज़ किया जाता है इसको डिस्क्राइब करने के लिए फ्लो है डेटा का, या फिर जो कंट्रोल होता है एप्लीकेशन के अंदर। जबकि हम जो है वो यूज़ नहीं करते फ्लो ग्राफ को डिस्क्राइब करने के लिए डिसीशंस। और वाइट बॉक्स टेस्टिंग की हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का, और इस टेक्निक के अंदर टेस्ट केसेस जो है वो लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से कि कवर करें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो है कोड के अंदर। और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होती है, ये कॉमन एरर्स की एक प्रोग्राम के अंदर इसको डेवलप होना चाहिए और यूज़ होना चाहिए ड्राइव करने के लिए जो इंस्पेक्शन प्रोसेसेस हैं। और ये एरर की जो चेकलिस्ट होती है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट है कुछ इस तरीके से कि इंस्पेक्टर को जो है वो एनालाइज करना होता है जो मेजर कंस्ट्रक्ट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और डेवलप करना चेकलिस्ट के वेरीफाई किया जाए कोड जो कि लिखा जाता है चेकलिस्ट को यूज़ करते हुए। स्टैटिक एनालाइज़र की हम बात करते हैं तो ये कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं सोर्स टेक्स्ट की प्रोसेसिंग के लिए। और अब अगर हम बात करें बग की कि बग क्या है, इसके लिए हम कई सारे नाम जो है वो यूज़ करते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट्स, सॉफ्टवेयर बग्स, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम्स और इवन के सॉफ्टवेयर फीचर भी। कुछ भी आप इसके लिए नाम यूज़ करें, ये वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर वो चीज़ें करता है जो सॉफ्टवेयर को नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर बग है, किसी आप गेम खरीदते हैं, कई सारे गेमों के अंदर भी ये होता है कि बग्स आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो गेम जो है उस तरह सही तरह चल नहीं पाता है जिस तरह उसको चलना चाहिए। ऐसे भी गेम्स आए जिनको जाहिर बात है फेल हो गए इसी वजह से, उनके अंदर बग्स होने की वजह से। एक सिस्टम डाउन टाइम की हम बात करते हैं तो एक पीरियड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डेवलपर्स के ऊपर भी कि वो एंड करें, डेवलपर की तरफ बहुत प्रेशर होता है कि वो प्रॉब्लम को फिक्स करें, हल करें और सिस्टम को दोबारा जो है वो रनिंग कंडीशन में लेकर आएँ कि दोबारा जो है वो सिस्टम जो है वो चल सके। यानी कि ऐसे वक्त के दरमियान जो है वो बहुत प्रेशर होता है जितने भी डेवलपर हैं, क्योंकि उनको जो है ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम को हल करना है, डेवलपर नहीं ज़ाहिर बात है करना है, और सिस्टम जो है दोबारा जो है वो चल सके। लॉजिकल एरर्स की हम बात करते हैं तो तब होते हैं जब एक जो कोड होता है वो सिंथेटिकली तौर पे तो करेक्ट है, सही है, लेकिन वो चीज़ नहीं करता जो उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। वैसे तो सही है सिंथेटिकली तौर पे, लेकिन वो नहीं कर रहा वो जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये करना चाहिए कोड को। कोडिंग एरर्स की हम बात करते हैं तो कोडिंग एरर सिंपल प्रॉब्लम होती है जो कोड लिखने के अंदर आती है। कोड लिखने में कोई भी जो सिंपल प्रॉब्लम है वो कोडिंग एरर के अंदर आता है, और ये जो है फेलियर हो सकता है कि चेक किया जाए एरर रिटर्न, और एक फेलियर के चेक किया जाए सर्टेन वैलिड कंडीशन के लिए, या फिर फेलियर के लिया जाए दूसरे जो पार्ट्स होते हैं सिस्टम को उनको देखा जाए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।